आज जोरदार शुरुआत करते हैं हम लोग फास्फोरस सीरीज के एसिड्स और ऑक्साइड्स के स्ट्रक्चर्स की। ठीक वैसे ही जैसे सल्फर सीरीज के एसिड्स और ऑक्साइड्स हम लोगों ने स्ट्रक्चर करे। सल्फर का एरिया थोड़ा बड़ा है, फास्फोरस का एरिया हमारे सिलेबस में उतना ज्यादा नहीं है जितना बड़ा सल्फर का है। रिएक्शन के मामले में भी अगर बोले तो सल्फर के एसिड्स के रिएक्शंस वगैरह काफी ज्यादा हम लोगों को पढ़ने हैं। तो चलिए देवियों और सज्जनों, बिना किसी विलंब के इस मैजिक को अनलॉक किया जाए। क्या? फास्फोरस सीरीज के एसिड्स एंड ऑक्साइड्स। जैसे सल्फर सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैंने एलोट्रॉप सल्फर का डिस्कस करा था। फास्फोरस में भी बनता है, बहुत सारे एलोट्रॉप्स हैं, वाइट, रेड, ब्लैक, स्कारलेट रेड, ब्लू, वायलेट, ये सब है। बट मेनली तीन एलोट्रॉप्स होते हैं, व्हाइट, रेड और ब्लैक। और कई बार क्वेश्चंस भी आए हैं, जेई मेन में तो रिसेंट में भी नजर आया है, नीट में भी आया है 2021 में, बहुत फ्रिक्वेंट आते हैं। सल्फर के थोड़े ज्यादा, फास्फोरस के थोड़े कम, बट इन दोनों के ही एलोट्रॉप्स आपके सिलेबस में सबसे ज्यादा आते हैं। बाकी एलिमेंट्स के एलोट्रॉप्स जैसे बोरॉन के और कार्बन के थोड़े कम आते हैं। कार्बन का भी कभी कभी दिखता है फुलरेंस की वजह से। डायमंड और ग्रेफाइट तो बच्चा 9-10 से काफी ज्यादा पढ़ता है, इसलिए डायमंड ग्रेफाइट से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, फिर भी आता है कुछ ना कुछ। तो इसके एलोट्रॉप पर, किसके? फास्फोरस के एलोट्रॉप पर एक पर्टिकुलर 40-45 मिनट की एक लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर दूंगा या दे दूंगा या बना दूंगा, या लाइव जब भी होगा, जो भी होगा मैं कर लूंगा एलोट्रॉप्स का। अभी डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑक्साइड्स में, ठीक है, और एसिड्स में। आ जाइए। सबसे पहला मैं लेना चाहता हूं एलिमेंटल फास्फोरस। एलिमेंटल फास्फोरस, जब आप एलिमेंटल फास्फोरस की बात करते हैं तो व्हाइट, रेड और ब्लैक तीन मेन फास्फोरस गिने जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे फास्फोरस के एलोट्रॉप्स में से मैंने बोला amongst numerous allotropes of phosphorus, white, red and black are most common. ठीक है, इनके स्ट्रक्चर देख लो जरा। व्हाइट फास्फोरस P4 होता है, रेड फास्फोरस उसका चेन पॉलीमर होता है, और ब्लैक फास्फोरस इसका 3D पॉलीमर होता है, ठीक है। आ जाइए अच्छे से, मैं क्या बोल रहा हूं। व्हाइट फास्फोरस P4 है, रेड फास्फोरस P4 का होल N है। होल N मतलब पॉलीमर, चेन पॉलीमर है। और ब्लैक फास्फोरस भी इसका पॉलीमर ही है, होल N डैश लगा दिया। ये थोड़ा बड़ा लंबा चौड़ा पॉलीमर है, कह सकते हैं N डैश काफी बड़ा है N से, ऐसे आप कह सकते हैं। व्हाइट फास्फोरस को आप ऐसे बनाते हैं, यही है। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, IIT 2007 ने पूछा था कि इसके लोन पेयर में कितने परसेंट एस कैरेक्टर है, तो 25%, क्योंकि sp3 हाइब्रिडेशन अगर आप लिखेंगे, हालांकि एलिमेंटल स्टेट में हाइब्रिडेशन डिफाइन नहीं होती है, लेकिन ठीक है IIT ने पूछ दिया तो आपको करना चाहिए अब sp3। तो और हाँ, अब इसके बॉन्ड एंगल की बात कर लो थोड़ी देर। बॉन्ड एंगल यहाँ 60 डिग्री है, और sp3 में 60 डिग्री तो एंगल स्ट्रेन होगा, चूंकि sp3 में 109 होना चाहिए और ये आधे के आसपास है, तो यहां पर एंगल स्ट्रेन है व्हाइट फास्फोरस में, काफी ज्यादा एंगल स्ट्रेन है, काफी ज्यादा। और इस वजह से ये हाईली रिएक्टिव है, व्हाइट फास्फोरस काफी ज्यादा रिएक्टिव है और पॉइजनस भी है।
अपने आप एयर में जलना स्टार्ट कर देता है, स्पॉन्टेनियस बर्निंग इन एयर, ठीक है। ऑक्सीजन एयर में थोड़ा स्लो बर्न होता है नाइट्रोजन की प्रेजेंस के कारण, बट ऑक्सीजन में बहुत रैपिड बर्निंग होती है। जब आप इसी को व्हाइट को रेड में आप कन्वर्ट करते हैं, आप कह सकते हैं कि इसको थोड़ा सा हाई प्रेशर पर हम लोग ले जाते हैं, 240 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग इसको करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ, सॉरी हाई प्रेशर नहीं, कैटालिटिक चेंज इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन कैटलिस्ट, आयोडीन कैटलिस्ट एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में हम लोग व्हाइट फॉस्फोरस को जब हीट करते हैं 240 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये आपसे पूछा जाता है कि कौन सा इसमें कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है, इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन कैटलिस्ट, ठीक है। और CO2 इसके बर्निंग को रोकने के लिए CO2 दिया जाता है, क्योंकि फास्फोरस ऐसे ही जलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग देते हैं कि फास्फोरस बर्न नहीं करे, तो व्हाइट फास्फोरस कन्वर्ट कर जाता है रेड में। जैसे ये रेड में कन्वर्ट करता है तो ये पॉलीमर, ये बीच का एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, अच्छे से देख लेंगे आप, ये लीजिए, ये बीच का एक बॉन्ड ब्रेक कर गया और ये इस तरह से चेन पॉलीमर में फैलने लगा, ये ऐसे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर गया। तो जाहिर सी बात है अब ये एंगल छोटा है, बट एक एंगल तो बड़ा हो गया ना, यहां दो तरह के एंगल हो गए। तो अब यहां पर अगर आप लिखना चाहते हैं तो पहले से एंगल स्ट्रेन क्या हो गया, कम हो गया, और अब ये रिएक्टिव है लेकिन लेस रिएक्टिव है, काफी कम रिएक्टिव है और नॉन पॉइजनस है। अब ये एयर में पहले की तरह ऑक्सीजन में नहीं जलेगा, अब इसको थोड़ा हीट करना पड़ेगा तब ऑक्सीजन में जलेगा। जैसे हमने इसको क्या बोला, ये अपने आप जलेगा, P4O2 एकदम आराम से रूम टेम्परेचर पर एकदम जलते जाएगा। P2O5 या P4O10 लिख सकते हैं, P4O10 ही लिखना चाहिए। मुझे इसका कलर थोड़ा चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। तो हमने बोला कि ये व्हाइट फास्फोरस के साथ है। अब रेड के साथ क्या है, यही कहानी, रेड फास्फोरस के साथ देख लें आप, वो भी मैं यहां लिख देता हूं। अगर आपका P रेड है तो अब आपका ऑक्सीजन में देखिए इसे गर्म करना पड़ेगा, तब ये P4O10 बनेगा। क्लियर हो गया। जैसे उस वहां पे हमने क्या बोला, ये स्पॉन्टेनियस बर्निंग है, अपने आप रूम टेम्परेचर पर आराम से बर्न करेगा ऑक्सीजन में, और काफी तेजी से बर्न करता है। अब आ जाइए ब्लैक में, अब इसको हाई प्रेशर पे तोड़ा जाएगा, ठीक है। क्या बोला हमने, लो टेम्परेचर 210 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, लेकिन वेरी हाई प्रेशर 500 ATM से ऊपर ले जाया जाता है, काफी ज्यादा प्रेशर पर इसको तोड़ा जाता है। ये वाला भी बॉन्ड, यहां एक बॉन्ड मेरा मिस हो गया, तो ये वाला भी बॉन्ड जब ब्रेक करेगा तो ये 3 डायमेंशनल पॉलीमर खुल जाएगा, आप समझ सकते हैं। ये ऐसे चारों तरफ आप समझ रहे होंगे, इस तरह ऊपर नीचे भी, समझ रहे ना, हर तरफ ये खुल जाएगा। अब ये 3 डायमेंशनल, ये चेन पॉलीमर है, आप यहां लिख सकते हैं ये चेन पॉलीमर। अब ये फास्फोरस का कलर रेड हो गया, इसमें अब एंगल स्ट्रेन खत्म हो गया, नो एंगल स्ट्रेन। पहले तो एंगल स्ट्रेन कम हो गया, खत्म हो गया पूरे तरीके से। अब ये ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव है, ऑलमोस्ट नॉन रिएक्टिव, करीब करीब नॉन रिएक्टिव है, रूम टेम्परेचर पर लगभग रिएक्शन नहीं करता है। और अब ये भी नॉन पॉइजनस है, ये भी नॉन पॉइजनस है, और ये 3 डायमेंशनल पॉलीमर है, 3D पॉलीमर है ये। जैसे वहां पे क्या था कहानी कि ये चेन पॉलीमर हुआ, वो समझ सकते हैं आपकी मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर सॉलिड बोल लें, ये कोवेलेंट सॉलिड है, चेन पॉलीमर है, ये भी कोवेलेंट सॉलिड है, 3 डायमेंशनल ये होता है। हालांकि इसमें वेंडरवाल फोर्सेस आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, लेकिन हम लोग इसको फिर भी कोवेलेंट सॉलिड ही बोलते हैं, चूंकि चेन में पॉलीमर में जाएगा। अब इसकी कहानी रह गई, ऐसा नहीं कि ये ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा, ये भी करेगा, बट काफी हाई टेम्परेचर पर। P ब्लैक फास्फोरस करेगा, और ये 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब आप इसको अब करेंगे तब जाके ये करेगा, नॉर्मली नहीं, मतलब थोड़ा सा हाई टेम्परेचर अब चाहिए इसको करने के लिए। एक खास बात होती है व्हाइट, रेड और ब्लैक में, ब्लैक वाला जो फास्फोरस होता है ना आपका, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होता है, ये बड़ा यूनिक फीचर है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है।
आपने सुना है कि मेटल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। नॉन मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन वाला एक ही नॉन मेटल होता है, कौन सा? याद करें, ग्रेफाइट। तो वो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाता है। और उसके बाद ब्लैक फास्फोरस, ये भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाता है। पॉलीमराइजेशन के दौरान अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, बहुत सारे जगह फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। मतलब कहीं कहीं पे पॉलीमर किसी किसी साइट पे नहीं हो पाता है, उस साइट पर ओपन नहीं हो पाता है, मतलब बॉन्ड, बीच में बॉन्ड नहीं है बट इधर नहीं कुछ है, तो उसके कारण वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये भी कंडक्टिविटी शो करता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। मैं लिखता हूं, इसको लिखना जरूरी है। ब्लैक फास्फोरस इज इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव। ब्लैक फास्फोरस इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होता है। ठीक है, 3 फास्फोरस मुख्य रूप से, और भी फास्फोरस है बट एलोट्रॉप्स का जब एक स्पेशल कुछ तैयार किया जाएगा सेशन तो वहां पे देखा जाएगा। तो ब्लैक फास्फोरस इज इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव। और तो इस तरह से नॉन मेटल्स विच आर इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव, कौन कौन नॉन मेटल ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव हैं? तो एक तो ग्रेफाइट आ गया, क्योंकि ग्रेफाइट के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए ग्रेफाइट एक आता है। सेकंड इसके बाद ब्लैक फास्फोरस, समझ गए? और एक और मैं काउंट करवा देता हूं, आज लिखवा दूं अगर आपको नहीं पता है, नहीं हमने पढ़ाया है, लिक्विड आयोडीन। यहां पर फ्री आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, फ्री मोबाइल आयंस, क्योंकि कभी कभी कंडक्टिविटी आयंस के कारण होते हैं और कभी कभी कंडक्टिविटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो लिक्विड आयोडीन की जो कंडक्टिविटी, लिक्विड आयोडीन, आयोडीन नहीं, लिक्विड आयोडीन, आयोडीन आपका सॉलिड में जब था तो वो कोवेलेंट था, लेकिन जब ये लिक्विड फेज में जाता है तो I3 प्लस लिक्विड और I3 माइनस लिक्विड, हालांकि हमने करवाया है, इस मिक्स्ड आयंस में, मोल्टन आयंस में, इसमें कन्वर्ट, 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल मिलकर इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप क्या देख रहे हो, लिक्विड है तो मोबाइल आयंस। तो बड़ा यूनिक चीज हमने आपको सिखाया कि ग्रेफाइट के अलावे ब्लैक फास्फोरस और लिक्विड आयोडीन ऐसा नॉन मेटल है, आयोडीन नहीं, ये कंडक्टिव नहीं है, ये कंडक्टिव है आपका, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता, ये नहीं, ये बिल्कुल नहीं, ये कंडक्टिव नहीं है। I3 प्लस स्ट्रक्चर अब आप आराम से बना सकते हैं। एक सेंट्रल आयोडीन जिसके पास 7 वैलेंस है, एक इसने लूज किया 6 में इसने 2 बनाया तो बचा 4 के लिए 2 लोन पेयर, बहुत क्लियर स्ट्रक्चर आ गया। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और I3 माइनस तो हमने याद करवा दिया है, लीनियर होता है, हमने याद करवा दिया आपको, ये याद ही रखिए, I3 माइनस एक लीनियर स्ट्रक्चर, और sp3d। ठीक है, तो ये है ब्लैक फास्फोरस और लिक्विड आयोडीन, ये इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देता है। अब एक चीज मैं बोलूंगा, तीनों फास्फोरस में किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है? ठीक है, तो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी, तीनों फास्फोरस में थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा स्टेबल ब्लैक है, ऑब्वियस सी बात है। व्हाइट को हमने तोड़ा है तो ये रेड में आया है, और रेड को हमने तोड़ा है तो ब्लैक में आया, मतलब प्रेशर देकर के हमने कन्वर्ट किया। देख रहे हो, टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम है, बट यहां पर क्या डिफरेंस है? देखो, बहुत सारे मेथड्स होते हैं व्हाइट, रेड, ब्लैक को एक दूसरे में कन्वर्ट करने के, सिर्फ यही एक सिंगल मेथड नहीं है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं व्हाइट, रेड, ब्लैक को एक दूसरे में कन्वर्ट करने के, ये भी एक मेथड है। इसीलिए जरूरी है कि इसका एक एलोट्रॉप का मैं एक क्वेश्चन, इसका एक सेशन तैयार कर दूं, जिसमें कि और भी 1-2 पॉसिबल मेथड्स जो आपके सिलेबस में हैं और क्वेश्चंस में एग्जाम में आते रहते हैं, वो आपसे कभी मिस ना हो, तो वो मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं कर दूंगा। ठीक है, आ जाइए, जनरल आपको यही मेथड आपसे पूछा जाएगा। चलिए आ जाइए यहां पे। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है, सबसे ज्यादा थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी किस फास्फोरस की है? ब्लैक, ब्लैक के बाद रेड, और रेड के बाद व्हाइट फास्फोरस, ये एक पूछा जाता है। काइनेटिक स्टेबिलिटी की अगर मैं बातें करूं, काइनेटिक स्टेबिलिटी रिएक्टिविटी को दिखाता है, जितना आप रिएक्टिव ज्यादा है काइनेटिकली कम स्टेबल है। फिर से मैंने बोला,
फिर से मैं बोल रहा हूं, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी आपके बॉन्ड स्ट्रेंथ का मेजरमेंट होता है, कई बार हमने पढ़ाया है। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी आपके बॉन्ड स्ट्रेंथ का मेजरमेंट होता है, लेकिन काइनेटिक स्टेबिलिटी आपके रिएक्टिविटी का मेजरमेंट होता है। तो व्हाइट, रेड और ब्लैक में बहुत ज्यादा रिएक्टिव है व्हाइट, मतलब वो काइनेटिकली कम स्टेबल है, ठीक है। तो काइनेटिक स्टेबिलिटी में आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे ब्लैक कम रिएक्टिव है तो वो काइनेटिकली ज्यादा स्टेबल है, तब रेड और तब व्हाइट। आप बोलोगे कि सर क्या फर्क पड़ता है, एक ही तो ऑर्डर आया। बिल्कुल नहीं, अभी एक आया ना, हर बार एक ही ऑर्डर आया जरूरी नहीं है। जैसे डायमंड और ग्रेफाइट में लेंगे आप, जैसे डायमंड और ग्रेफाइट में लेंगे तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी डायमंड से ज्यादा होती है ग्रेफाइट की, ठीक है। लेकिन काइनेटिक स्टेबिलिटी में जाओगे ना तो डायमंड की ज्यादा है काइनेटिक स्टेबिलिटी ग्रेफाइट से। डायमंड किसी चीज से रिएक्ट नहीं करता, इसलिए लोग डायमंड पहनते हैं। डायमंड किसी चीज से रिएक्ट नहीं करता, इसलिए लोग डायमंड पहनते हैं। थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक स्टेबिलिटी एक ही चीज नहीं है, ठीक है, क्लियर है। दोनों अलग अलग चीजें, देख लो यहां पर ट्रेंड अलग है, रिवर्स है। थर्मोडायनेमिक में ग्रेफाइट ज्यादा है, लेकिन काइनेटिक में डायमंड ज्यादा है। डायमंड एसिड, बेस, एयर किसी चीज से रिएक्शन नहीं करता, लेकिन ग्रेफाइट कर सकता। आप ग्रेफाइट को बहुत सारी चीज, नाइट्रिक एसिड से ग्रेफाइट रिएक्ट करके मिलिटिक एसिड बनाता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो। एनीवेज खैर ध्यान नहीं देना। तो हमने आपको बताया कि इन तीनों फास्फोरस में ब्लैक फास्फोरस आपका मोस्ट स्टेबल है, थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल है। हालांकि काइनेटिकली भी ब्लैक ही मोस्ट स्टेबल है, क्योंकि काइनेटिकली ब्लैक फास्फोरस रिएक्टिव नहीं होता। कुछ शर्मा जी ने पूछा है सर आयोडीन लिक्विड भी तो कुछ होता है, क्या होता है वो? अच्छा अच्छा, हाँ हमने बता दिया, लिक्विड आयोडीन वो कंडक्टिविटी दे रहा है। गुड, वेरी गुड, याद है आपको, बहुत अच्छा। तो उम्मीद है ये चीज क्लियर भी होगी। डायमंड और ग्रेफाइट में अगर थर्मोडायनामिक की बात करो तो वो ग्रेफाइट की ज्यादा होती है, लेकिन अगर काइनेटिक की बात करो तो वो डायमंड की ज्यादा होती है। तो स्पेशल क्लास उसके लिए एक जरूरी है, मैं फ्रेम कर दूंगा। चलिए फिलहाल हम लोग अब एलोट्रॉप से बाहर निकालते हैं। एक पॉइंट और इसमें बातें कर सकते हैं। व्हाइट फास्फोरस काफी ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण व्हाइट फास्फोरस को स्टोर किया जाता है कहां पे? वाटर। थोड़ा सा स्पेस बनाने की कोशिश हो रही है। ये स्पेस बनने के बजाय लग रहा है कि थोड़ा स्टॉर्ट आ जाएगा। मुड़ जा सिमसेम। चल ऊपर चले आ सिमसेम, ठीक है इतना पे चलेगा। चलो मैं नीचे अब लिख सकता हूं। क्या लिखना है मुझे देख लो, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि व्हाइट फास्फोरस काफी ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण उसे रखा जाता है वाटर। अकेला एलिमेंट है जिसको वाटर में रखा जाता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव, आप उसको एयर में नहीं रख सकते। व्हाइट फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर। इसको कहां पे स्टोर किया जाता? वाटर में। इवन देयर, वहां पर भी ये कमाल करता है, इट रिएक्ट्स विथ वाटर सॉल्युबल ऑक्सीजन। वहां पे भी जो पानी में सॉल्युबल ऑक्सीजन है ना, उससे रिएक्ट कर जाता है एंड फॉर्मिंग अ प्रोटेक्टिव येलो कलर्ड ऑक्साइड लेयर ऑफ P4O10। येलो कलर्ड ऑक्साइड लेयर ऑफ P4O10। अच्छे से देखेंगे, P4O10 का ऊपर में एक लेयर बना लेता है, सो लुक्स येलो। व्हाइट फास्फोरस पीला दिखता है, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है येलो फास्फोरस। बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूजन में फास्फोरस का एलोट्रॉप बता देते हैं। बिल्कुल भी ऐसी गलतफहमी नहीं लाएंगे, येलो फास्फोरस नहीं बोलना आपको। क्या बोला हमने? चूंकि फास्फोरस काफी ज्यादा, सर ग्रेफाइट
थर्मोडायनामिकली कैसे स्टेबल है डायमंड से। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन जब मनमीत आपने अच्छा पूछा है, ठीक है, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा वहां पे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ वहां पे दिख जाएगी, तो इसीलिए अभी मनमीत उसको डिस्कस ना किया जाए, एक्सप्लेन किया जाएगा जब, ठीक है। अभी रफली याद रखें, आप ग्रेफाइट से डायमंड कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉरी, अच्छा इंटर कन्वर्जन तो आप किया जा सकता है, वो मुद्दा नहीं है अभी। पॉइंट ये है कि हम, आपने पूछा है कि ग्रेफाइट थर्मोडायनामिकली कैसे स्टेबल होता है, इसको बॉन्ड एनर्जी से एक्सप्लेन किया जा सकता है, बट अभी रहने दीजिए, वो बाहर हो जाएगा। काइनेटिकली डायमंड ज्यादा स्टेबल है, डायमंड किसी भी चीज से रिएक्ट नहीं करता, ग्रेफाइट कर सकता है। और आपने क्या बोला है, हमें भी ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए, कैसी वाली टेक्नोलॉजी चाहिए? अच्छा रजिस्टर में ये छोटा करने वाला चलो आ जाओ, मैंने क्या लिखा है, व्हाइट फास्फोरस हाईली रिएक्टिव होने के कारण इसे वाटर में रखा जाता है। वहां पर भी ये कमाल करता है कि वाटर में जो ऑक्सीजन सॉल्युबल है उस ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है, और फास्फोरस के ऊपर में एक लेयर आ जाता है येलो कलर का। तो लोग कंफ्यूजन में येलो फास्फोरस बोल देते हैं, और बहुत लोग तो येलो फास्फोरस को एलोट्रॉप बोल देते हैं फास्फोरस का। तो फास्फोरस के मेनली 3 एलोट्रॉप है, और इन तीनों के अलावे अगर बोलना है तो आप बोल सकते हो स्कारलेट रेड, इन तीनों के अलावे आप बोल सकते हो वायलेट, और इन तीनों के अलावे बोल सकते हो ब्लू। स्कारलेट रेड, वायलेट और ब्लू। ब्लू तो बहुत रिसेंट आया 2016 में। चलिए आइए, तो अगले पेज में हम लोग अब बढ़ते हैं। ये था हमारा फास्फोरस को लेके हल्का सा हमने एक इंट्रोडक्शन दिया, रफ इंट्रोडक्शन दिया, एलिमेंटल फास्फोरस किस तरीके का है, ठीक है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर वगैरह बात नहीं कर रहे अभी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर वगैरह हम सब एलोट्रॉप्स के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जिस तरह हमने सल्फर का एलोट्रॉप का लेक्चर तैयार करा था। आ जाइए अब नेक्स्ट, पहला फास्फोरस, सेकेंड, इसके ऑक्साइड्स हैं P4O6। एक्चुअली ये P2O3 का डायमर है, लेकिन P2O3 होता नहीं है, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड exists as डायमेरिक P4O6। तो आप P4O6 को फास्फोरस ट्राइऑक्साइड ही बोलते हैं, इसको यही बोला ही जाता है, ट्राइऑक्साइड। क्लियर है? क्योंकि P2O3 एग्जिस्ट ही करता है, डायमेरा हो जाता है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता इस फॉर्म में, P4O6 में ही एग्जिस्ट करता। अब ये सॉलिड हो गया। सॉलिड क्यों हो गया? ड्यू टू हाई मॉलिक्यूलर वेट, ड्यू टू हाई मॉलिक्यूलर वेट ये सॉलिड हो गया। देखते जाए अच्छे से, हाई मॉलिक्यूलर वेट के कारण P4O6 सॉलिड हो गया। तो आप P4O6 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। सर रेड फास्फोरस के लिए टेम्परेचर, हाँ अभिषेक आपके सवाल का तो जवाब हाँ है, कर सकते हैं, और लेकिन बहुत सेलेक्टिव होता है उसमें भी। और आपने पूछा प्रदीप कि सर रेड फास्फोरस के लिए टेम्परेचर ज्यादा क्यों लग रहा है ब्लैक फास्फोरस से, जबकि व्हाइट बहुत ज्यादा रिएक्ट। पॉइंट क्या है ना कि आपने देखा नहीं कि रेड फास्फोरस पर हम प्रेशर काफी ज्यादा डाल रहे हैं, लेकिन इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर काम हो रहा है, पहले वाले में व्हाइट को रेड में कन्वर्ट होने पे, इसीलिए वहां पर ज्यादा टेम्परेचर हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आपने एलसी प्रिंसिपल पढ़ा होगा, हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर को बैलेंस करते हैं उससे, ठीक है। आ जाइए, P4O6 की स्ट्रक्चर अपन ड्रॉ करते हैं। P4 है, पहले P4O6 तो P4 बना लो, ठीक है, P4 पहले बना लो। अब 6 ऑक्सीजन है यार, 1 2 3 4 5 6, और P4 बना लिया हमने, P4 पर लोन पेयर। अब 6 ऑक्सीजन हमने डाल दिया बीच में। इसमें आपसे बहुत सारी बातें पूछी जाती है। पहली बात, नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड्स पूछे जाते हैं। आईआईटी 2005 के मेंस में, सब्जेक्टिव जब चलता था, प्री के बाद मेंस, स्क्रीनिंग के बाद मेंस, उसमें भी ये आया था, ठीक है। नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड्स कितने हैं? 6। नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड्स कितने हैं? 6। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल आपसे इसमें यह पूछा जा सकता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है? तो इसका स्ट्रक्चर बोला जाता है केज लाइक स्ट्रक्चर। कैसा बोलोगे बेटा? केज लाइक स्ट्रक्चर। ओपन केज बिल्कुल नहीं बोलना, गलत हो जाएगा।
ओपन केज वाटर का स्ट्रक्चर बोलते हैं, हमने आपको करवाया हुआ है। तो ओपन केज नहीं बोलना, ओपन केज किसका स्ट्रक्चर होता है? वाटर का स्ट्रक्चर। एच बॉन्ड को याद करो, हमने वहां बहुत अच्छे से करवाया। तो नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड्स और केज लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, P4O6। अगर आप इसमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहें तो जाहिर सी बात है सब में +3 ही होगा, सारे में +3 ही होगा। अगर आपसे P4O7 पूछ दिया जाए तो इस स्ट्रक्चर में अब आप क्या ऐड करेंगे? बहुत क्लियर है, इसमें एक टर्मिनल पर बस क्या ऐड कर दोगे? सोचो 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 सोचो। डबल बॉन्ड हो ना बेटा, ये ले लो। सॉरी, यहां लोन पेयर, सारे पे लोन पेयर है, लेकिन एक पे डबल बॉन्ड हो, तो अब फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा? एक का +5 और बाकी के +3। हमने बोला यहां केज लाइक स्ट्रक्चर, हमने मना किया ओपन केज मत बोल देना, गलत हो जाएगा। ओपन केज वाटर का स्ट्रक्चर होता है, ये नहीं बोलना है, ठीक है। P4O7। अब अगर P4O8 ले लिया जाए तो बहुत क्लियर है, अब दो जगह पर डबल बॉन्ड ओ होगा, तो फास्फोरस, दो फास्फोरस +5 और दो फास्फोरस +3 हो जाएगा। नहीं, अब इसी तरीके से अगर P4O9 ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा? लोग सब समझ रहे हो अब सर, 3 फास्फोरस +5 में हो जाएंगे और एक फास्फोरस +3 में। उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा, यहां तक कोई ज्यादा परेशानी वाली बातें नहीं है। P4O6 ये डायमेरिक फास्फोरस ट्राइऑक्साइड का डायमर फॉर्म है, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड मोनोमर फॉर्म में नहीं रहता, ठीक है। चलो आ जाओ, एक्चुअली कहानी वहां पे है, मल्टीपल बॉन्ड्स की कहानी है, इस वजह से वो है चीजें कि वो ट्राइऑक्साइड के फॉर्म में P2O3 में नहीं रह पाता, बट चलो अभी डिस्कस नहीं करना। तो हमने बनाया P4O6, P4O7, P4O8 और P4O9। अब आते हैं P4O10 पर, नेक्स्ट पेज में आ जाइए। स्ट्रक्चर नंबर 6, P4O10। ये भी क्या है? डायमेरिक। P2O5 है, यहां भी सेम वही बात है एक्चुअली। P2O5 एग्जिस्ट एज P4O10, ये भी वैसे एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी डायमेराइज हो जाता। P2O5 एग्जिस्ट नहीं करता, P4O10 में ही एग्जिस्ट करता है, ये डायमेराइज हो जाता है, यही इसका एग्जिस्टेंस है, इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये क्लियर हो गया। अब पॉइंट है सॉलिड होगा, किस वजह से? ड्यू टू हाई मॉलिक्यूलर वेट। ड्यू टू हाई मॉलिक्यूलर वेट के कारण ये P4O10 आपका सॉलिड होगा। स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, स्ट्रक्चर बनाएंगे, हाँ। P4O10 का नाम क्या होगा? फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। क्या बोलोगे इसका नाम? फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। ठीक है, एक्चुअली P2O5 होता नहीं है, इसलिए इसी को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बोलोगे। अब बारी है स्ट्रक्चर की, तो आप समझ ही चुके होंगे, 4 फास्फोरस आपने लिया, ठीक है, ये लीजिए। इसमें तो बहुत कुछ पूछा जा चुका है। नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड्स कितने? वही 6। नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड्स वही 6। स्ट्रक्चर का टाइप पूछा जाता है, स्ट्रक्चर का टाइप, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे P4O6 में आपने क्या बोला? केज लाइक स्ट्रक्चर बेटा बोला, इसमें क्या बोलोगे? इसमें भी केज लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन लिखोगे विथ 4 स्टैंड्स और सब 3 डायमेंशनल है, ये आप क्लियर होंगे। केज स्ट्रक्चर विथ 4 स्टैंड्स, 4 खूंटे पर खड़ा स्टैंड पर, केज स्ट्रक्चर विथ 4 स्टैंड्स। क्लियर है? तो P4O10 एक बड़ा अच्छा मैं एप्लीकेशन आपको करवा सकता हूं, मेरे दिमाग में चल रहा है, तैयार हो जाएं आप। कंपेयर
OPO bond angle and PO bond length in P4O6 and P4O10। क्वेश्चन देखिए, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन मैंने दिया है। P4O6 और P4O10 में आपको OPO बॉन्ड एंगल और PO बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी। जरा ध्यान दें, P4O6 पहले बना लो। ये है P4O6, ये है ना, और ये ले लिए, ये P4O6 ये है, और यहां मैं P4O10 बना रहा हूं। P4O10 सही है। अब क्या पूछा मैंने लोग, मैंने पूछा पीओ ओपीओ बॉन्ड एंगल, कोई भी ओपीओ ओपीओ बॉन्ड एंगल θ1 कोई भी ले लो, ओपीओ बॉन्ड एंगल, ये ओपीओ θ2 सारे एक तरह के होंगे। और सेकंड मैंने पूछा पीओ बॉन्ड लेंथ, पीओ बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ अगर D1 है और ये बॉन्ड लेंथ अगर D2। आप दिमाग लगाएं, मैं 1 मिनट का आपको वक्त दे रहा हूं कि D1 D2 में कौन बड़ा होगा। सिंबल आप बनाए कि D1 ग्रेटर देन D2 होगा, या D1 लेस देन D2 होगा, θ1 ग्रेटर देन θ2 होगा, या θ1 लेस देन θ2 होगा। ये मेरा सवाल आपके, ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूं। सोचे क्या होगा, किस तरह से सॉल्व होगी ये, प्लीज। जी, अरे वाह, बहुत जल्दी निकिता, बहुत जल्दी। θ1 लेस देन θ2, θ1 लेस देन θ2, मौर्या θ1 लेस देन θ2, कुमार साहब D2 ग्रेटर देन D1। अगला जवाब D1 ग्रेटर देन D2 एंड θ1 लेस देन θ2, θ1 लेस देन θ2, θ1 लेस देन θ2, सभी लोग θ1 लेस देन θ2। तमता साहब 1 ग्रेटर देन 2, क्या एंगल या लेंथ? तमता साहब बताइए, एंगल या लेंथ? 1 ग्रेटर देन 2 आपने लिखा, वो एंगल या लेंथ? आते जाइए। θ1 लेस देन 2, θ1 लेस देन θ2, D2 ग्रेटर देन D1, θ2 ग्रेटर देन θ1। एक जवाब आया है θ2, नहीं सभी लोग का यही जवाब है कि θ2 ग्रेटर देन θ1 या θ1 लेस देन θ2। गुड। एंड D1 लेस देन D2,
D1, लेकिन D1 D2 में अलग अलग लोगों का अलग अलग कहना है। कुछ लोगों ने लिखा D1 ग्रेटर देन D2, कुछ लोगों ने लिखा D1 लेस देन D2। गुड। शर्मा जी ने लिखा θ1 लेस देन θ2 और D1 ग्रेटर देन D2। θ1 लेस देन θ2 एंड D1 ग्रेटर देन D2। अब देखता हूं बाकी लोगों का एंगल। समता साहब ने लिखा है 1 ग्रेटर देन 2। मुकेश बॉन्ड एंगल 1 ग्रेटर देन 2। चलिए बहुत तरह के जवाब हैं। और भी लोग देखिए क्या निकाले, अगर कुछ आप लोग तो निकाले, फिर मैं सॉल्व करता हूं। OPO बॉन्ड एंगल हमने दिया है और PO बॉन्ड लेंथ। अब आप लोगों ने कौन सा कॉन्सेप्ट लगाया है मुझे नहीं पता। D1 लेस देन D2 और θ1 ग्रेटर देन θ2। सभी लोग अपना जवाब एक साथ लिखे। अब फाइनल जवाब ये तो है, किसी ने D1 का लिख लिया पहले फिर बाद में थीटा का लिख दिया, सभी लोग एक साथ लिखे। जैसे देखो अभी मुकेश ने लिखा है एक D1 लेस देन D2 कॉमा θ1 ग्रेटर देन θ2। तो इस तरह से हर लोग इस तरह से करके रिप्रेजेंट करें अपने जवाब, ताकि मुझे कंक्लूड करने में सहूलियत हो। बड़ा अच्छा हमने दिया है, बढ़िया एप्लीकेशन है। अब मुझे देखना है आ जाइए जल्दी जल्दी जल्दी। गुड। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। चलो सभी लोगों ने जवाब लिखा हुआ, भाई अपना अपना जवाब सभी लोगों ने लिख दिया। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड, सभी लोगों ने लिखा। चलो आ जाओ। दोनों में डिफरेंस कहां है? अंदर में सारी चीजें सेम है। टर्मिनल पर एक में P पर डबल बॉन्ड ओ है और एक में P पर लोन पेयर है। तो कहानी ये है, इसमें यह है कि P पर मल्टीपल बॉन्ड सॉरी लोन पेयर है और इसके पास O लगे, और वर्सेज यहां पे ये है कि P पे डबल बॉन्ड O है और इसके पास O लगे। अब पॉइंट ये है, यही वर्सेज है, हमने पढ़ा है कि परसेंटेज बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ दोनों डिपेंड करता है परसेंटेज एस कैरेक्टर। थोड़ा सा भाई साहब आप ऊपर आइए, तो यहां थोड़ा आ जाएंगे ना मेरे लिए अच्छा होगा। अब आप यहां आप भी आ जाइए भाई साहब, आप दोनों जगह पे आ गए, अब मेरे लिए सही होगा। अब आप भी थोड़ा सा यहां आ जाइए, ठीक। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल परसेंटेज एस और बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल परसेंटेज एस। क्लियर है? जितना एस कैरेक्टर ज्यादा होगा बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, और जितना एस कैरेक्टर ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। ठीक है? तो यहां पे मल्टीपल बॉन्ड और यहां यही डिफरेंस है लोग, कि यहां पे लोन पेयर है और यहां पे मल्टीपल बॉन्ड है और यहां लोन पेयर है। तो यहां परसेंटेज ये ज्यादा लेगा इसकी तुलना में, ये परसेंटेज रिलेटिवली कम लेगा इससे। जब ये परसेंटेजेस ज्यादा लेगा तो इस वाले सेक्शन में जो है परसेंटेजेस ये ज्यादा लेगा, तो इस सेक्शन में ये परसेंटेजेस कम लेगा, और इस सेक्शन में ये परसेंटेजेस ज्यादा लेगा। अब अगर इसने परसेंटेजेस ज्यादा लिया तो एक्सक्यूज मी, जब इसने परसेंटेजेस ज्यादा लिया तो इसका पीओ बॉन्ड लेंथ, जिसने ज्यादा लिया परसेंटेजेस उसका बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा। पीओ बॉन्ड लेंथ मतलब D2 छोटा हो जाएगा। ठीक है? और जैसे ही बॉन्ड में परसेंटेजेस ज्यादा होगा तो ओपीओ एंगल मतलब ये है θ2, ये ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेजेस कैरेक्टर ज्यादा होने से बॉन्ड एंगल ज्यादा होता। बहुत क्लियर है।
यहां पे लोन पेयर है, यहां पर मल्टीपल बॉन्ड, और हमने पढ़ा है कि लोन पेयर मल्टीपल बॉन्ड से ज्यादा, डबल बॉन्ड से ज्यादा एस कैरेक्टर लेता है, तो इसने ज्यादा एस कैरेक्टर ले रखा है, तो इसके बॉन्ड में एस कैरेक्टर रिलेटिवली इसकी तुलना में कम होगा, और यहां पर एस कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा इसमें, क्लियर है, और यहां पे परसेंटेज एस कम होगा। तो फाइनली जो आपका आंसर निकला इस तरह से, वो आंसर ये निकला, क्या D1 बड़ा और D2 छोटा, और θ1 से बड़ा θ2। अब मुझे यह देखना है कि कितने लोगों का दोनों सही है। D1 ग्रेटर देन D2 एंड θ1 लेस देन θ2। सबसे पहला जवाब जो दोनों एक साथ दिया गया है, तो सभी लोगों ने दिया है D1 ग्रेटर देन D2। देखो, ये तो ध्यान में है कि निकिता ने सबसे पहले बोला था θ1 से बड़ा है θ2। हाँ सही, गुड। मौर्य साहब ने भी θ2 ग्रेटर देन, ठीक है, बड़ा लिखा है। प्रदीप जी आप गलत है, नीचे में देखो D1 ग्रेटर देन D2, θ1 लेस देन θ2। वाह शर्मा जी वाह, शाबाश। D1, समता साहब आपका गलत हो गया दोनों, D1 ग्रेटर देन D2 होना चाहिए और θ1 लेस देन θ2 होना चाहिए। बाकी लोगों का सही है। एक आध कहीं कहीं पे गलती है, सही बनाया ज्यादातर लोगों ने। क्या आप में से किसी ने इस तरह से बेंड्स रूल लगा के सही किया है, हाँ या ना बताएं, क्योंकि सही होने के और भी तरीके हो सकते हैं। अंदाजिफिकेशन इज ऑल्सो मेथड ऑफ कैलकुलेशन। मोदी जी वाला मेथड, लंबे लंबे फेंकेंगे, उससे भी सही हो सकता है। तो आप में से क्या किसी ने इस मेथोडोलॉजी से सॉल्व किया है? ग्रेट शर्मा जी, शानदार, ईमानदारी से बताइएगा। वेरी गुड, क्या बात है अभिषेक जी, बहुत अच्छा। और किस किस ने इस मेथड से सॉल्व किया है? मोदी मेथड नहीं चलता है केमिस्ट्री में। और किसी ने इस मेथड से सॉल्व किया है, बताइए। तमता साहब आप बताएं कि क्लियर हो गया आपका या डाउट है तो पूछिए मेरे से, या क्लियर हो गया तो ठीक है वो भी बताइए। क्योंकि आपने गलत करा, आपका दोनों पार्ट गलत हो गया है, तो एक बार आप हाँ ना कंफर्म कर दे मेरे को, मैं निश्चिंत हो जाऊं कि हमारे तमता साहब अच्छे से समझ गए। बता दीजिए एक बार। क्लियर सर, गुड, वेरी गुड। तो चलिए हमने एक अच्छा एप्लीकेशन आप लोगों को करवाया। अब मैं चलता हूं 6 में, फिफ्रो 10 है, अब 7। एक साथ 3 एसिड लेता हूं, H3PO4, H3PO3 एंड H3PO2। एक ही साथ तीनों लूंगा मैं, अच्छे से सीखेंगे। H3PO4, H3PO3 एंड H3PO2, मतलब 7B, 8B और 9B, ठीक है। 3 एसिड्स एक साथ लिए जाएंगे। चलिए लोग आ जाइए। H3PO4 मैंने यहां लिख दिया, H3PO3 ये यहां लिखा गया, और H3PO2 ये यहां लिखा। तीनों की नेमिंग पहले डिस्कस करी जाए। अच्छा, कुछ लिखा है मनमीत ने, सर मैंने लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर से किया। अच्छा, तो उससे तो आप बॉन्ड एंगल कर सकते हैं।
इससे तो आप बॉन्ड एंगल कर सकते, बट बॉन्ड लेंथ कैसे आप कर दोगे? बॉन्ड लेंथ के लिए तो मनमीत आपको इस कैरेक्टर पे जाना ही जाना पड़ेगा दोस्त। क्लियर है मनमीत? उससे आप बॉन्ड एंगल तो थोड़ी देर के लिए कर दोगे, सही है, लेकिन बॉन्ड लेंथ आप उससे एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। क्लियर है? बॉन्ड लेंथ के लिए आपको इस कैरेक्टर पर जाना होगा। हाँ गुड। हमेशा बोलता हूं शेयर किया करे, देखो कितना अच्छा है, इसने अपना कंफ्यूजन क्लियर कर लिया। ऐसे ही सभी लोगों को बोलता हूं शेयर किया करे। अब अपने पास 3 एसिड हमने एक साथ लिया है, तीनों की नेमिंग पहले क्लियर करता हूं, अच्छे से आइएगा प्लीज। +3 सॉरी +5, ये मुझे क्या हो गया है आज, मैं क्यों बहकी बहकी बातें कर रहा हूं। +5 +3 और +1। नेमिंग ऑफ एसिड का अब ध्यान में लाएं चीजें, कॉन्सेप्ट। फास्फोरस 5A का है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से शुरू होगा, नहीं, फिर 2 यूनिट से चेंज करोगे 3, फिर 1, फिर 2 यूनिट से -1 और ग्रुप नंबर -8 -3। तो पॉजिटिव 3 ही टाइप का है, तो इक अस हाइपोअस आप समझ चुके होंगे लॉजिक, 3 ही तरह का पॉजिटिव है। तो इक अस हाइपोअस, आजा भाई तू साइड हो जा, काम हो गया, ठीक है चलो। तो ये हो जाएगा आपका फास्फोरिक एसिड, इक, सही है लोग? दिस विल बिकम अस phosphorus acid and this will become hypophosphorus acid। अच्छे से सीखेंगे आप। तीनों का एक एक नाम और है, आपके एनसीईआरटी में मेंशन कर रखा है, और मैं, लोग नहीं पढ़ाते हैं, मैं सालों से पढ़ा रहा हूं, मतलब 10-12 साल, 12 सालों से तो मिनिमम पढ़ा रहा हूं नेमिंग एक्स्ट्रा। और उसका एडवांटेज ये हुआ, नीट में 2016 या 17 के पेपर में वो सेकंड वाला नेम ही पूछा गया और उस नाम से ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा गया। आइए ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं। एक नाम और है, इसका एक नाम है, आप इसको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसका एक नाम और है, इसे आप फॉस्फोनिक एसिड बोलते हैं। एक मिनट, हाँ फोनिक सही है, फॉस्फोनिक एसिड बोलते हैं, और इसे आप फॉस्फिनिक एसिड बोलते हैं। सर ये क्या क्या लिख दिया आपने, अच्छे से आप समझेंगे। इसे आप फॉस्फिनिक बोलते हैं, इसे आप फॉस्फोनिक बोलते हैं, और उसे आप ऑर्थोफॉस्फोरिक बोलते हैं। ऑर्थो क्यों, ये क्लियर हो जाएगा आगे, लेकिन इन दोनों को क्लियर थोड़ा अलग लेवल पे करना होगा। दिस इज फॉस्फिनिक एसिड एंड दिस वन इज फॉस्फोनिक एसिड। डिफरेंस कहां है, क्या आपने गौर किया? सिर्फ यहां, फॉस्फिनिक, फॉस्फोनिक। आप कंफ्यूज ना हो कि कब फिनिक कब फोनिक। अगर फिनिक को फोनिक कर दिया तो ऑक्सीडेशन स्टेट और स्ट्रक्चर दोनों बदल जाएंगे, या फोनिक को फिनिक कर दिया तो दोनों बदल जाएंगे, बेड़ा गर्क हो जाएगा, आपका 4 मार्क्स गया। होने वाला था एमबीबीएस, हो जाएगा डेंटल, जाने वाले थे आईआईटी, चले जाएंगे एनआईटी। अब समझ रहे मेरी बातों, जा सकते थे त्रिची, वारंगल, सूरत, कल चले जाएंगे एनआईटी सिलचर। कहने का मतलब दूसरी एनआईटी में चले जाएंगे। तो बस डिफरेंस कहां है, फॉस्फिनिक और फॉस्फोनिक, आई और ओ में। आप कैसे याद रखते हैं नाम से? चलो आ जाओ, दिखा देता हूं मैं कैसे याद रखता हूं। यहां 2 है और यहां 3 है, 2 पहले आता है, 3 बाद में आता, बहुत सिंपल सा मैथ्स से। यहां आई है, यहां ओ है, आई पहले आता है और ओ बाद में। बोलो इनऑर्गेनिक वाले बाबा की जय। क्लियर हो गया कैसे याद हो, मतलब फिनिक फोनिक नहीं हो पाएगा। पहले यहां 2 है, यहां 3 है, तो 3 बाद में आ रहा, 2 पहले आता, 2 पहले 3 बाद में, तो आई पहले 3 बाद में, ओ बाद में। तो इसीलिए आई पड़ा 2 वाले के साथ, ओ पड़ा 3 वाले के साथ। क्लियर है?
जुगाड़ टेक्नोलॉजी इनऑर्गेनिक में बड़ा इंपॉर्टेंट है हमेशा, क्योंकि इनऑर्गेनिक ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पहले मैजिक फिर लॉजिक। पहले आपको आंसर्स पता होना चाहिए कि लाना क्या है, फिर मेथोलॉजी पे अप्रोच करना है। बाकी सब्जेक्ट में पहले मेथड्स आता है, तब हम आंसर्स निकालते हैं। फिजिक्स में आप आंसर के अकॉर्डिंग मेथड नहीं बना सकते हैं, इनऑर्गेनिक में आंसर के अकॉर्डिंग मेथड बनाने हैं। अगर आपको पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज्यादा है क्लोरीन की, तो आपको यह पता है कि अब क्लोरीन की ज्यादा है, तो अब आप साइज नहीं लगा सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज, क्योंकि साइज में बोरॉन छोटा है, तो आप लगाएंगे आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड इफेक्टिव। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा है कि कोई छोटा साइज वाला, जैसे आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की ज्यादा है क्लोरीन से, तो इस बार बोलेंगे कि नाइट्रोजन की साइज छोटी है इसलिए क्लोरीन से ज्यादा है। तो इनऑर्गेनिक में पहले मैजिक फिर लॉजिक। ठीक है, चलिए आइए अब स्ट्रक्चर की बातें करते हैं हम लोग। ये वाला जो आपका एसिड है H3PO4, अच्छे से आइए, ये 3 हाइड्रोजन है, तो ये एक ट्राइबेसिक एसिड हुआ, क्योंकि 3 OH है तो ट्राइबेसिक एसिड। आप बनाते भी हैं, ये ले लीजिए, अब इसके बाद इसके बाद 3 2 5 एक ऑक्सीजन है। ठीक है, अब आइए H3PO3, इसमें भी 3 हाइड्रोजन है, ये ट्राइबेसिक एसिड नहीं है, लेकिन ये एक डाइबेसिक एसिड है। ड्यू टू टॉटोमेराइजेशन, मतलब इसके पास टॉटोमेराइजेशन की वजह से, आप टॉटोमेराइजेशन में SD लिख सकते हैं, लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। टॉटोमेराइजेशन की वजह से ये डाइबेसिक एसिड है, मतलब इसके पास 2 ही OH, एक जो H है वो डायरेक्ट कनेक्टेड है, और 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन और है डबल बॉन्ड। अब इसके पास ये ट्राई या डाई तो छोड़ दीजिए, ये मोनोबेसिक एसिड है। अच्छे से सीखिएगा, बहुत कुछ क्लियर होगा। दिस वन इज मोनोबेसिक एसिड। अगेन दिस इज ड्यू टू टॉटोमेराइजेशन, अगेन दिस इज ड्यू टू टॉटोमेराइजेशन। मतलब मोनोबेसिक एसिड, मतलब एक ही हाइड्रोजन ये H+ रिलीज कर सकता है, मतलब एक सिंगल OH लगाना आपको, 2 हाइड्रोजन जो बचा वो फ्री रखना, ऑक्सीजन से नहीं लगा सकते हैं, और एक ऑक्सीजन। सवाल उठता है कि सर, एक तो पहली बात यहां पर टॉटोमेराइजेशन हम क्यों बोले, ठीक है, और दूसरी बात, इसके वजह से किस किस प्रॉपर्टी पे, इनके प्रॉपर्टीज पे क्या असर आ सकता है, इसको सॉल्व करना अगले पेज में जरूरी है। पहले ये क्लियर हो ले आप कि H3PO4 एक ट्राइबेसिक एसिड है, इसमें 3 हाइड्रोजन होते हुए भी ये एक डाइबेसिक एसिड है, और इसमें हालांकि ये ट्राई तो हो ही नहीं सकता था क्योंकि ऑक्सीजन तो 2 ही है, बट ये डाई भी नहीं है, ये एक मोनोबेसिक एसिड है, मतलब एक ही OH। ये देख ले, एक ही OH है, यहां पर हमारा 2 OH है, ये हमारा 3 OH। लेकिन हमें अगले पेज में चीजों को एक्सप्लेन करना है, पेशेंटली डील करेंगे। आइए, यहां पे मैं लिख रहा हूं टॉटोमेराइजेशन इन, टॉटोमेराइजेशन में Z भी लिख सकते हैं, H3PO3 एंड H3PO2 मैं लगाता हूं, अच्छे से आ जाइए। P OH OH और OH, पहले हमने ट्राइबेसिक बना लिया, ऐसा ही होना चाहिए था। 3 हाइड्रोजन आपके पास, तो 3 ऑक्सीजन के साथ आप कनेक्ट करें तो स्ट्रक्चर यही होना चाहिए। लेकिन कहानी क्या है
इस बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी है। किस बॉन्ड में? क्योंकि ईएन डिफरेंस पीओ बॉन्ड का अप्रॉक्स 1.5 के आसपास, अप्रॉक्स, ठीक है, 1.4 के आसपास लिख लो, काफी थोड़ा सा ज्यादा है ना। अगर आप 2.1 से 2.3 के बीच फास्फोरस रखते हैं, मतलब थोड़ा सा हाई ईएन डिफरेंस है। अच्छे से देखेंगे तो इसके वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज का अमाउंट ज्यादा आएगा। अब कहानी है, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट ज्यादा आएगा। ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा लेने के कारण ये यहां से, अच्छे से देखेंगे, ये नेगेटिव चार्ज इस पर ज्यादा है, इस बॉन्ड में पोलैरिटी, और इस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। ये यहां से एक हाइड्रोजन हटाता है, क्योंकि साथ में एक फैक्टर इसको और फेवर करता है इस नेगेटिव चार्ज के एक्यूमुलेशन के साथ। क्या? जो पी, अच्छे से सीख लोगे, थोड़ा सा है, ये अभी 3 सिंगल बॉन्ड बनाया था। अगर ये H प्लस यहां से हटा है और ये नेगेटिव चार्ज ये जो लिया है, ये देखो, ये न्यूट्रलाइज करना चाह रहा है उसको। इसने अगर एक्सेस नेगेटिव चार्ज लिया है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या कर रहा है? डबल बॉन्ड बनाना चाह रहा है। अगर ये डबल बॉन्ड बना लेता है तो ये H प्लस हट के ऊपर आ जाएगा। तो अब कहानी क्या हो जाएगी कि यहां पर P डबल बॉन्ड O और 3 सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। जहां पर आप 3 सिंगल बॉन्ड O बनाए हुए थे, वहां पर इस वजह से एक डबल बॉन्ड होगा और बॉन्ड एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो बॉन्ड एनर्जी के कारण यह प्रोसेस फेवरेबल है, ठीक है। टॉटोमेरिज्म में इक्विलिब्रियम दिखाते हैं, लेकिन जिधर लार्ज बॉन्ड एनर्जी आएगा वो उसके तरफ इक्विलिब्रियम आपका शिफ्ट होगा। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्चुअली इसमें 2 पॉइंट है। स्टार्ट होता है ये टॉटोमेराइजेशन, देखो टॉटोमेरिज्म होता क्यों, आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा। टॉटोमेरिज्म का सबसे पहला जो फेवरेबल चीज होता है वो होता बॉन्ड एनर्जी। जो आप कीटो इनॉल कन्वर्जन होता है, आप सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं, तो टॉटोमेरिज्म का प्रोसेस काफी फास्ट होता है। वो इस वजह से क्योंकि जो सेकंड स्टेट होता है, जो मेजर पाया जाता है प्रोडक्ट, उस मेजर प्रोडक्ट में बॉन्ड एनर्जी हाई होती है। तो यहां पर अगर ये मल्टीपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाए, तो मल्टीपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया तो आप देख रहे हैं एक साथ ये 5 बॉन्ड बना रहा है, ये ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, मतलब एक एक करके 3 बॉन्ड बना रहा है, ट्रिपल नहीं, सिंगल बॉन्ड लेकिन 3। तो बॉन्ड एनर्जी काफी ज्यादा होने के कारण एक तो ये फेवरेबल है, ये एक मेजर पॉइंट है। लेकिन इस इनिशिएट होता है कहां से? नेगेटिव चार्ज के एक्यूमुलेशन से, क्योंकि पीओ बॉन्ड स्ट्रांगली पोलर बॉन्ड है यहां पर। तो नेगेटिव चार्ज काफी ज्यादा होने के कारण इधर से भी जा ही रहा है, तो नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन काफी ज्यादा होने के कारण ये मल्टीपल बॉन्ड इसको न्यूट्रलाइज करना चाहेगा। अगर वही यहां पर हाइड्रोजन रहे दोनों तरफ, तो हाइड्रोजन तो मल्टीपल बॉन्ड बना नहीं पाएगा, लेकिन फास्फोरस बना सकता है। तो फास्फोरस, जैसे आप सी पर 2 OH लेते हैं, तो सी पर जब 2 OH लेते हैं तो आप ये बात करते हैं ना कि ये बना सकता है मल्टीपल बॉन्ड, इसीलिए पोलैरिटी इसको फेवर करता है और नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या कर देता है आपका? मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है। तो सेम कहानी यहां पर भी है, एग्जैक्टली सेम कहानी यहां भी है। नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये मल्टीपल बॉन्ड फेवर करता है, और मल्टीपल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। तो ये मल्टीपल बॉन्ड बना लिया जैसे ही, तो अब इस पर प्लस आ जाएगा, प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए H प्लस हटा, और जो प्लस हटा वो लोन पेयर पर अटैक करेगा। तो साथ में यहां पर और क्या हो गया? H प्लस निकल के H प्लस ऐड भी हो गया, नहीं, H प्लस निकला और H प्लस ऐड हो गया ऊपर, हुआ ना। जैसे ही ये न्यूट्रलाइज किया तो ऑक्सीजन 3 बॉन्ड रहेगा नहीं, तो H प्लस को हटा देगा तुरंत। तो H प्लस हटेगा तो H प्लस लोन पेयर पर शिफ्ट हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर में अब ये क्या आ जाएगा, जरा देखें अच्छे से। P यहां आ गया H, OH, OH, अच्छे से बता दें आप कि आपको समझ में आया कि नहीं। अब ये मेजर है, क्योंकि मेजर और माइनर होता है हमेशा, ये मेजर है हाई बॉन्ड एनर्जी के कारण,
और ये माइनर है। ऐसा नहीं कि ये स्ट्रक्चर होता नहीं होता, लेकिन ये माइनर है, मेजर ये है हमारा। इसीलिए हम यही वाला स्ट्रक्चर H3PO2 का यही स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं, जो मोनोबेसिक H3PO3 का जो मोनोबेसिक एसिड है। ठीक है, अच्छे से देखते जाए। अब कहानी क्या है, इसके पास एक पीएच बॉन्ड है, 1 पीएच बॉन्ड। पीएच बॉन्ड क्या है? सेंट्रल एटम हाइड्रोजन कनेक्टिविटी, सेंट्रल एटम हाइड्रोजन कनेक्टिविटी, हाइड्रोजन कनेक्टिविटी। हमने आपको पढ़ाया है जब कभी भी सेंट्रल एटम से हाइड्रोजन कनेक्ट होता है, विच मेक्स इट गुड रिड्यूसिंग एजेंट, वो इसको अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बनाता है। हमने बताया है आपको, अगर आपने थर्मल डिकम्पोजिशन का भी क्लास किया होगा पोलराइजेशन में, तो अमोनियम सॉल्ट में भी हमने करवाया है ये, या बहुत बार हमने डिस्कशन करा। जब भी सेंट्रल एटम, डायबेसिक सॉरी मोनोबेसिक लिख दिया हमने, जब भी सेंट्रल एटम और हाइड्रोजन कोवेलेंटली एक दूसरे से अटैच हो, या कोवेलेंटली छोड़ दो सॉरी, मतलब उन दोनों के बीच लिंकेज हो, चाहे आयोनिक बॉन्ड हो कि कोवेलेंट, सेंट्रल एटम हाइड्रोजन अटैचमेंट, तो वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने लगता है, डायबेसिक। तो आपने क्या देखा कि H3PO3 एक डायबेसिक एसिड है, हुआ क्यों? टॉटोमेरिज्म के कारण। H3PO3 एक डायबेसिक एसिड है, हुआ क्यों? टॉटोमेरिज्म के कारण। ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो मेजर में है, ये वाला माइनर में है, जो मोर स्टेबल है वो वाला मेजर में है, और इसके पास एक पीएच बॉन्ड है। सेंट्रल एटम हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे ही आएगा तो वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, चाहे H2S हो, PH3 हो, CSH हो, LiH हो, ALH3 हो, LiAlH4 हो, आप समझ रहे हैं ना, SNH4 हो, तो सेंटर HI हो, HBr हो, सेंट्रल एटम हाइड्रोजन कनेक्टिविटी होता है तो वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। सिर्फ HF रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है ही नहीं कोई एजेंट, क्योंकि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है, वो ऑक्सीडाइज होना डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। और HCl और H2O वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। वहां भी सेंट्रल एटम हाइड्रोजन है, HCl और H2O, लेकिन वो वीक है। मैं लिख देता हूं उसको भी, चलो आ जाओ। कंपाउंड्स having central atom hydrogen connectivity are strongly reducing in nature। ऐसे कंपाउंड स्ट्रांगली रिड्यूसिंग होते हैं नेचर। ब्रैकेट में लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं बहुत सारे, LiAlH4, H2S, H3PO3, आप समझ रहे ना, ये भी आ गया। H3PO2 भी अभी आप पढ़ेंगे, उसमें भी है, इसमें 1 pH है और इसमें 2 pH, अभी आप पढ़ेंगे आ जाएगा। चाहे आप PH3 खुद ले, HI ले, HBr ले, जो लेना है, SNH4 ले लें, CSH ले लें, सेंट्रल एटम हाइड्रोजन कनेक्टिविटी रहनी चाहिए दोस्त। H2Se ले लें, BiH3 ले लें, चाहे वो आयोनिक हो, कोवेलेंट हो, हर तरह का, हर कोई चलेगा। CH4 ले लें, अदर हाइड्रोकार्बन्स ले लें, वगैरह वगैरह। सिर्फ छोड़ के, एक्सेप्ट 3 को छोड़ना है, HF, H2O एंड HCl। H2O और HCl जो होता है ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जबकि HF जो होता है ये कोई एजेंट होता ही नहीं है, नो रेडॉक्स एजेंट, ये कोई एजेंट है ही नहीं। इसको ऑक्सीडाइज करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत रेयर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, जैसे H4XeO6 टाइप का बहुत स्ट्रॉन्ग, वही सब रेयरली इसको कर सकता है, ध्यान नहीं देना। तो चलो इस तरह से आपने ये देखा। अब क्या है कहानी, अगर मैं H3PO3 वर्सेज H3ASO3 कर दूं, तो आपने देखा यहां पर टॉटोमेरिज्म हो रहा है, ठीक है। अब ASOH होल 3 में अगर आप बनाएंगे, इसी के ग्रुप का है,
क्या यहां भी मैं टॉटोमेरिज्म करवा दूं? यहां ईएन डिफरेंस और ज्यादा है पहले से। यहां ईएन डिफरेंस जो आपका पीओएच था, अगर आपने ये बनाया, अच्छे से देखना लोग, तो यहां पर जो ईएन डिफरेंस है, इससे ये ईएन डिफरेंस और ज्यादा है, क्योंकि आर्सेनिक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम है। तो ईएन डिफरेंस ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूं देखिए, मैंने बोला ईएन डिफरेंस डेल्टा एक्स पीओ बॉन्ड से ज्यादा है एक्चुअली एएसओ बॉन्ड। तब तो यहां पर और ज्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, यहां ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, यहां नेगेटिव चार्ज और ज्यादा बढ़ जाएगा। तब तो इसका पेयर जैसे फेवरेबल हुआ, तब तो इसका पेयर भी फेवरेबल होना चाहिए, लेकिन इस बार नहीं हो पाएगा। सोचिए लॉजिक क्या है। हमने आपको सिखाया है मल्टीपल बॉन्ड स्मॉल साइज के एलिमेंट्स बनाते हैं। चूंकि आर्सेनिक एक पीरियड नीचे है, इसलिए आर्सेनिक को +3 में मल्टीपल बॉन्ड बनाने में दिक्कत है। आर्सेनिक अगर मल्टीपल बॉन्ड बनाना चाहता है तो उसको +5 में जाना पड़ेगा। हमने बोला अगर आर्सेनिक मल्टीपल बॉन्ड बनाना चाहता है तो उसे +5 में जाना पड़ेगा, क्योंकि चार्ज बढ़ने से साइज छोटा हो जाएगा, तब मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा। जैसे जेनॉन भी मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है, एक्सियो4 बनाता है ना, क्योंकि जेनॉन तो बहुत बड़ा है, तब कैसे बनाया 4 मल्टीपल बॉन्ड? क्योंकि एक्सियो4 बनाया 4 डबल बॉन्ड, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जेनॉन का +8 हो गया, वो काफी छोटा हो गया +8। तो लार्ज साइज के एलिमेंट मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना पाते। सिलिकॉन को आपने देखा +4 में नहीं बना पा रहा था मल्टीपल बॉन्ड, SiO2 में, इसलिए वो पॉलीमराइज हो गया था। तो आप यहां पे बोलिएगा क्या क्या पॉइंट हो गया? ड्यू टू large size of arsenic, here multiple bond formation is not favorable. Multiple bond formation is not favorable. इसीलिए कहानी क्या बन गई दोस्त? कहानी क्या बन गई? इसीलिए क्या H3PO3 निकल गया आपका टॉटोमेरिज्म के कारण डायबेसिक, वाइल H3ASO3 टॉटोमेरिज्म नहीं हुआ और ट्राइबेसिक। अच्छे से सीखेंगे, क्लियर हो गया? H3PO3 टॉटोमेरिज्म के कारण डायबेसिक, लेकिन H3ASO3 टॉटोमेरिज्म नहीं हुआ और ये हो गया ट्राइबेसिक। बड़ा खूबसूरत, इसमें टॉटोमेरिज्म नहीं हुआ। इसीलिए हमने बोला सिर्फ ईएन डिफरेंस फैक्टर नहीं था। अगर आपको टॉटोमेरिज्म समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और फिर से इसको बात कर सकता हूं इस पे। हमने बोला ईएन डिफरेंस के कारण स्टार्ट हुई कहानी। नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन जब ज्यादा हुआ तो वो नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहा है और फास्फोरस फेवर कर रहा है, क्योंकि फास्फोरस मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। आर्सेनिक के केस में नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन ज्यादा है, बट फिर भी वो फेवरेबल नहीं, क्योंकि आर्सेनिक मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकता, +3 में नहीं बना सकता। अगर उसको बनाना तो +5 में जाएगा। तो इसीलिए ये जो है टॉटोमेरिज्म करके एक डबल बॉन्ड O और एक PH हो गया और ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ASOH3 वैसा रिड्यूसिंग एजेंट उस तरह, मतलब इस वजह से नहीं हो पाएगा। ASOH3 अगर रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो आर्सेनिक 3+ के कारण है, जिस आर्सेनिक को 5 में जाने की टेंडेंसी है। तो आर्सेनिक 5 में वो जा सकता, वो इस वजह से है। लेकिन ये क्यों रिड्यूसिंग एजेंट है? क्योंकि इसके पास PH बॉन्ड है। मैंने क्या बोला? आपने पढ़ा होगा आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। तो आर्सेनिक 5 की तरफ जाना चाहता है, जबकि बिस्मथ 3 की तरफ जाना चाहता है। इस वजह से आर्सेनिक का +3 वहां रिड्यूसिंग एजेंट है, उसका दूसरा लॉजिक है। इसका रिड्यूसिंग एजेंट होने का लॉजिक PH बॉन्ड है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। तो हाँ, एक बार क्या आया है एक डाउट, सर ये बॉन्ड एनर्जी कैसे ज्यादा फेवर कर रहा है वो भी बता दीजिए। बॉन्ड एनर्जी कैसे ज्यादा फेवर कर रहा है? ठीक है, बिल्कुल, अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा। हालांकि हमने करवाया है, बट शायद आपने ध्यान नहीं दिया है। अभी मैं याद दिला देता हूं, आपको अच्छे से याद आ जाएगा। आ जाइए। हाँ, बॉन्ड एनर्जी वाली जो बातें आपने करी है,
बॉन्ड एनर्जी बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। जिसका सबसे पहला फैक्टर होता है बॉन्ड एनर्जी का, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, जिसमें सबसे पहला फैक्टर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिट नंबर, ठीक है। मतलब सेल छोटा होने से आपका बॉन्ड स्ट्रांग होगा। जैसे Cl सिंगल बॉन्ड Cl स्ट्रांग है, Br सिंगल बॉन्ड Br से स्ट्रांग है, I सिंगल बॉन्ड I से, क्योंकि यहां पर थर्ड सेल है और यहां आते आते फिफ्थ सेल हो गया, समझ रहे ना। इसीलिए ये 240 किलो जूल पर मोल है और ये 151 किलो जूल पर मोल है। तो सेल छोटा होने से हमेशा बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे HH बॉन्ड काफी स्ट्रांग है Li सिंगल बॉन्ड से। सेल जब भी छोटा हो, P डबल बॉन्ड हो, काफी स्ट्रांग होगा AS डबल बॉन्ड हो से। सिंगल बॉन्ड भी ले सकते हैं आप, कोई डबल की क्या बात है, सिंगल लीजिए ना। P सिंगल बॉन्ड हो स्ट्रांग है, AS सिंगल बॉन्ड हो से। तो बहुत सारे फैक्टर्स बॉन्ड एनर्जी के लिए होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा और पहला फैक्टर इंपॉर्टेंट क्या होता है, सेल का छोटा होना। तो फास्फोरस का सेल थर्ड है और आर्सेनिक का सेल फोर्थ है। उम्मीद है मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हमेशा ऐसे करेंगे, HF की बॉन्ड एनर्जी काफी ज्यादा होगी HI से। CC बॉन्ड एनर्जी, कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी SI से। उम्मीद है मेरी बातें अब आपको समझ में आ गई होंगी। और भी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर ये और फैक्टर होता है, जैसे EN डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, परसेंटेज P कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और भी बहुत सारी चीजें होती है। तो ये सब तो आएगा ही धीरे धीरे, बाद में आप पढ़ेंगे ही, आ रहा है, हम लोग उधर जा ही रहे हैं। क्या आपका ये डाउट क्लियर हो गया? आपने ये पूछा था, मैंने कोशिश किया आपको प्यार से समझाने का, दिल तक बात पहुंच पाई तो बताइए जरा, क्या आपको ये समझ में आ गया अच्छे से बॉन्ड एनर्जी वाली बात जो आपने पूछा है? तेज बता दे एक बार, मैं निश्चिंत हो जाऊं। तो इस तरह से मैंने बोला कि H3PO3 डायबेसिक है और H3ASO3 ट्राइबेसिक है। अब क्या है, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, बहुत टीचर को मैंने देखा है पढ़ाते हुए, इससे ज्यादा इसकी होती है। इसका लॉजिक देते हैं कि ये ट्राइबेसिक है और ये डायबेसिक है। ये बिल्कुल गलत है। ये यार कहाँ का लॉजिक है यार, ये तो पागलपन है। पागल लोग जो बोलते हैं ना, बता बोलते हैं हम लोग देसी भाषा में, मतलब अजीब हरकत है, एकदम वाहियात बेहूदगी है ये कि ट्राइबेसिक है तो ज्यादा। ऐसे लोगों को बोलो ना कि कमीनो ये बताओ ना, HClO4 काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है H2SO4 से, H3PO4 से तो चलो बहुत भयंकर ज्यादा होता है। ये तो ट्राइबेसिक है, वो मोनोबेसिक है। तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, काफी स्ट्रॉन्ग, और ये वीक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड हम लोग खाते पीते हैं। क्या डिलीट किया आपने सर? ये जो आपने टॉटोमर वाले एरो का ऊपर जो लिखा हुआ है, ऊपर क्या लिखा है भाई? ये वाली बॉन्ड एनर्जी, मैंने यही तो एक्सप्लेन करा है कि यहां बॉन्ड एनर्जी डबल बॉन्ड होने के कारण, मल्टीपल बॉन्ड होने के कारण, मल्टीपल बॉन्ड की तो बॉन्ड एनर्जी और ज्यादा होगी ना डबल बॉन्ड की। मल्टीपल बॉन्ड की तो बॉन्ड एनर्जी ऐसे भी ज्यादा होगी। तो ये लिखा है इस वाले में, ये लॉजिक है कि यहां मल्टीपल बॉन्ड बन रहा है, और इस वाले में ये लॉजिक है आर्सेनिक वाले में कि ये मल्टीपल बॉन्ड बना नहीं सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आर्सेनिक फेवर नहीं करेगा अपने लार्ज साइज के कारण। हाँ क्लियर हो गया, गुड, वेरी गुड। आ जाइए अब जगह पर वापस आते हैं। तो हमने बोला कि एसिडिक स्ट्रेंथ H3PO3 और H3ASO3 में, बहुत लोग बोलते हैं कि H3ASO3 की ज्यादा है, गलत है। तो सर किसकी ज्यादा है? बिल्कुल जो ऊपर है उसकी ज्यादा है। एसिडिक स्ट्रेंथ आप जब भी बनाते हैं तो पीरियोडिक टेबल में राइट ऑक्सी एसिड में और अप होता है, राइट एंड अप। अगर आपने मेरा लेक्चर किया होगा तो आपको अच्छे से पता होगा, राइट एंड अप मतलब सेल छोटा होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो बहुत क्लियर है, जैसे आप इसको ऐसे ले लें,
HClO4 से HiO4 ऊपर की तरफ ज्यादा होगा, H2SO4 से H2TeO4 ऊपर की तरफ ज्यादा होगा, उसी तरीके से H3PO3 ज्यादा हो जाएगा किससे, H3ASO3 से। इसमें कोई संदेह नहीं रखें, H3SO3 को P2O3 भी कह सकते हैं आप, या P4O6 भी एनहाइड्राइड के फॉर्म में, और इसको AS2O3 भी कह सकते हैं, आर्सेनस ऑक्साइड। ठीक है, तो एकदम कोई संदेह नहीं रहना आपको, ऊपर की तरफ ज्यादा है, मतलब आपका H3PO3 इज मोर एसिडिक देन H3ASO3। कोई भी बोले बोलते रहने दीजिए। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ राइट और ऊपर जाता है, तो फास्फोरस ऊपर है, आर्सेनिक नीचे। तो चलिए हमने ये क्लियर करा। अब पॉइंट आ जाइए, ये बातें हुई अभी कि भैया हमारा अभी H3PO2 बाकी है दोस्त, अभी H3PO3 की बातें हो रही थी। ये बातें हुई कि हमारा H3PO3 डायबेसिक हो गया, ट्राई नहीं रह पाया, लेकिन H3ASO3 सेम कंडीशन के साथ, H3ASO3 सेम कंडीशन के साथ क्या हो गया आपका, ट्राइबेसिक, क्योंकि ये टॉटोमेरिज्म इसमें फेवरेबल नहीं है। अब मैं बात करता हूं H3PO2 की बात। चलो आ जाओ पेज नंबर 11, ध्यान से। नाउ अब मैं बात करता हूं H3PO2। उससे पहले एक चीज ये भी लिखी देता हूं जो मैंने बोला, H3PO3 is reducing and reducing character is mainly due to किस वजह से है लोग, 1 pH बॉन्ड। ठीक है, लेकिन वहीं पर आप इसके बारे में लिखेंगे H3ASO3 is also reducing, ये भी रिड्यूसिंग है, एंड रिड्यूसिंग कैरेक्टर इस बार किस वजह से है, कैरेक्टर इज ड्यू टू इट्स AS5 अटेनिंग एबिलिटी। आर्सेनिक 3+ किस में जाना चाहता है, आर्सेनिक 5+। चूंकि ये इसमें ऑक्सीडेशन के बाद जाना चाहता है, तो ऑक्सीडेशन होगा, इसलिए ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो। तो इसका रिड्यूसिंग नेचर होने का अलग लॉजिक है, उसका रिड्यूसिंग नेचर होने का अलग लॉजिक है। कुछ लोग बोल देते हैं देखो वो रिड्यूसिंग है, उसमें पीएच बॉन्ड है, ये रिड्यूसिंग नहीं है। अरे भैया ये भी रिड्यूसिंग है, ये भी रिड्यूसिंग है, इसके रिड्यूसिंग होने का अलग लॉजिक है। ये +5 में आर्सेनिक जाना चाहता है, ठीक है, तो फिजिबिलिटी +5 में अटेन करने की फिजिबिलिटी इसके पास है, इसलिए ये रिड्यूसिंग है। और उसके रिड्यूसिंग होने का लॉजिक क्या है, मेन लॉजिक क्या है, फास्फोरस भी 5 में जाना चाहता है, बट वहां मेन लॉजिक क्या है, पीएच बॉन्ड। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब हम लोग लेते हैं, यार इनऑर्गेनिक मामूली सब्जेक्ट नहीं है, लोग पढ़ते नहीं है, अब क्या मैं बोलूं। अब लेता हूं मैं H3PO2 फास्फोरस एसिड। सबसे पहले यहां पर तो 2 ही ऑक्सीजन है, तो आप 2 ही OH लगा सकते हो। एक हाइड्रोजन को तो आपको ऐसे भी फ्री रखना पड़ेगा। अब एक लोन पेयर, एक बार फिर से यहां पर टॉटोमेरिज्म होगा फेवरेबल, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी जब बढ़ेगा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, और मल्टीपल बॉन्ड फेवरेबल है, सही है। तो एक बार फिर से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पी एच होगा ना लोग, डबल बॉन्ड O और एक OH और H। इस बार आप क्या देख रहे हैं, हमारे पास 2 pH बॉन्ड्स है ना, तो ये 2 pH बॉन्ड्स मेक्स इट वेरी स्ट्रांगली रिड्यूसिंग। अब ये उससे अच्छा स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट, वेरी स्ट्रांगली रिड्यूसिंग, अच्छे से देखेंगे, ठीक है। और ये हमारा मोनोबेसिक एसिड हो गया इस तरह से,
इस तरह से ये हमारा क्या है, मोनोबेसिक एसिड है, मतलब एक ही H प्लस रिलीज कर सकता है, 2 H प्लस ये रिलीज नहीं कर सकता टॉटोमेरिस। देखते जाइए अच्छे से। 10 हमने आपको 3 एसिड सिखाया, H3PO4, H3PO3 एंड H3PO2। फॉस्फोरिक, फॉस्फोरस एंड ऑर्थोफॉस्फोरस, 3 एसिड हमने सिखाया। ट्राइबेसिक 3OH नो pH, 2OH 1 pH, 1OH 2 pH। सही है। अब आइए और बातें हो। फॉस्फोरस +5 में है, फॉस्फोरस +3 में है, और फॉस्फोरस +1 में है। अगर मैं इस नजरिए से बात करूं, ऑक्सीडेशन स्टेट के नजरिए से, तो ऑक्सीडेशन नंबर इधर बढ़ रहा है, इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगा। बिल्कुल सर। लेकिन कहानी क्या है, ये वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और ये भी कोई कमजोर नहीं है, ये भी गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन ये रिड्यूसिंग एजेंट नहीं हो सकता है क्योंकि ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये क्या है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में तो आप रिड्यूसिंग सोच भी नहीं सकते हैं। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कैसा, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। H3PO4 वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये बात आप जेहन में रखें, चाहे H3PO4 बोल लें या P4 इसका एनहाइड्राइड बोल लें, P4O10 बोल लें या P2O5 बोल लें, जो बोलना है इसको क्या बोलना है आपको, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, काफी वीक है। जरूरी नहीं कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, बिल्कुल नहीं। CO2 भी हाईएस्ट है, कार्बन +4, CO2 भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। SiO2 भी सिलिकॉन हाईएस्ट है, तब भी वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आयरन 3+ हाईएस्ट है, आयरन 3+ हमने वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करवाया, थायोसल्फेट में भी। जरूरी नहीं है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। KMNO4 हाईएस्ट है, स्ट्रॉन्ग है। K2Cr2O7 हाईएस्ट है, स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है जिस स्टेट में जा रहा है, रेडॉक्स पोटेंशियल डिफरेंसेस क्या है, डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इन सब चीजों पर। ठीक है, तो धीरे धीरे सीखेंगे। सल्फ्यूरिक में भी आपको हमने पढ़ाया कि सल्फ्यूरिक डाइल्यूट फॉर्म में वीक है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में गुड है। नाइट्रिक में पढ़ाया डाइल्यूट में भी गुड है और कंसंट्रेटेड में तो वेरी स्ट्रॉन्ग। एनीवेज, दिमाग को नहीं उलझाना। हमने बोला कि ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। ये दोनों तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, आप स्ट्रॉन्ग लिख लें, कितना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इस बात का आप अंदाजा लगाइए ऐसे। ध्यान से नोट में, H3PO3 and H3PO2 can reduce silver from silver nitrate। ये दोस्त कोई मामूली बात नहीं बेटा, ये बहुत बड़ी बात है। सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को रिड्यूस कर दो, ये बहुत बड़ी बात है। ये H3PO3 या H3PO2 दोनों ये काम कर सकता है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है दोनों। सिल्वर को रिड्यूस कर देते हैं ये लोग, सिल्वर में ले आते हैं और खुद ऑक्सीडाइज होके H3PO4 बना लेते हैं, प्लस नाइट्रिक एसिड HNO2 HNO3। तो ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि आपके सिल्वर नाइट्रेट को H3PO3 और H3PO2 क्या कर सकता है, एकदम स्ट्रेट रिड्यूस कर सकता है।
आपके सिल्वर नाइट्रेट को H3PO3 और H3PO2 क्या कर सकता है, स्ट्रेट रिड्यूस कर सकता है, सिल्वर में उसको पहुंचा सकता है। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ये दोनों। आपको उम्मीद है ये बातें अब समझ में आई होंगी कि क्यों हमने इन तीनों एसिड का स्ट्रक्चर एक साथ डिस्कस करा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप देख ले। फॉस्फोरिक, फॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस, एक नाम और है ऑर्थोफॉस्फोरिक। हमने किया कि ये फॉस्फोनिक है, ये फिनिक है, 2 और 3 आई और ओ। हमने बोला ये डायबेसिक है, ये मोनोबेसिक है, जबकि इसको होना नहीं चाहिए था, डायबेसिक ट्राइबेसिक होना चाहिए। बट हमने बोला कि ये टॉटोमेरिज्म इसका फेवरेबल है, और टॉटोमेरिज्म इस वजह से है क्योंकि स्टार्ट हुआ है बॉन्ड पोलैरिटी की वजह से, लेकिन टॉटोमेरिज्म अल्टीमेटली बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाने के कारण टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर अचीव करता। तो मल्टीपल बॉन्ड वाला स्ट्रक्चर ज्यादा बॉन्ड एनर्जी वाला स्ट्रक्चर है, इसलिए ये इसमें शिफ्ट करता है, तो इसका मेजर प्रोडक्ट यही होगा। तो अगर आपसे कोई H3PO3 पूछे कितना बेसिक है, तो आप बोलेंगे H3PO3 इज डायबेसिक, वो 2H+ तक रिलीज कर सकता है। हमने बताया कि अगर वहीं पर आप H3ASO3 की बात करें तो सेम ग्रुप का है फास्फोरस और आर्सेनिक, लेकिन इस बार ये मल्टीपल बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि आर्सेनिक का बड़ा साइज है, तो अल्टीमेटली ये डायबेसिक ट्राई रह जाएगा, वो डाय। लेकिन हमने फिर आपको बोला कि कंफ्यूजन नहीं रखना। बहुत सारे लोग बोलते हैं ट्राई है इसलिए ज्यादा एसिडिक है। जी नहीं, बहुत सारे ऐसे कम बेसिसिटी वाले एसिड हैं जो स्ट्रांग होते हैं ज्यादा बेसिसिटी वाले से, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ऊपर की तरफ ही ज्यादा होगा, ऑक्सो में राइट और अपवर्ड होता है, तो H3PO3 ऊपर, H3ASO3 नीचे, वो ऊपर वाला ही ज्यादा होगा। फिर हमने किया कि H3PO3 भी रिड्यूसिंग और H3ASO3 भी। इसके रिड्यूसिंग कैरेक्टर का नेचर वजह है कि आर्सेनिक 3-5 में जाना चाहता, बट H3PO3 के रिड्यूसिंग होने का वजह है वहां पर एक पीएच बॉन्ड है, वो मेन वजह है। बाकी फास्फोरस भी +5 में जाना चाहता है, कोई दो राय नहीं है। फिर हमने H3PO2 का स्ट्रक्चर कराया, यहां पर ऑलरेडी एक H बॉन्ड है पहले से पीएच बॉन्ड, लेकिन टॉटोमेरिज्म फेवरेबल होने के कारण 2 पीएच बॉन्ड से आएंगे और एक पीओएच रहेगा, तो मोनोबेसिक। हमने इस तरह से लिखा कि ऑक्सीडाइजिंग पावर इधर बढ़ेगा, ये बट वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि 2-2 पीएच बॉन्ड्स हैं और इसमें एक पीएच बॉन्ड है, ये भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है सेंट्रल एटम हाइड्रोजन कनेक्टिविटी के कारण, और ये दोनों कंपाउंड आपके सिल्वर नाइट्रेट को रिड्यूस करके सिल्वर में पहुंचा सकता है। क्या आप लोगों को भाषण समझ में आया अच्छे से? जितनी लंबी चौड़ी बातचीत हुई, लॉजिक, मैजिक, सब क्लैरिटी एक बार कंफर्म करें कि कैसा आपने फील किया, फिर मैं आगे बात करता हूं। एक बार मैं भी जोर का सांस ले लूं तब तक, जब तक आप लोग टाइप करें। हाँ सर, समझ आया सब? गुड, यस सर, यस सर, सब समझ आया, वेरी गुड, अच्छे से, बहुत अच्छा, क्लियर सर, क्लियर, गुड। चलिए सभी लोग बताते जा रहे हैं। बहुत अच्छा रहा सर, समझ आया, बहुत अच्छा। सर जो आपने एसिडिक स्ट्रेंथ राइट और अप जो बढ़ रही है उसका रीजन क्या? ये एसिडिक वाला लेक्चर को यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं कीजिए। एसिडिक स्ट्रेंथ वाला लेक्चर आप स्पेशली उसको देखेंगे, आप वीडियो चाहिए तो मेरे से वीडियो आप उसकी ले लेंगे, आप देख लेंगे, वो दिख जाएगी वहां। यहाँ पे लॉजिक अभी लगाइएगा तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। मैं टर्मिनेट करने वाला हूं आज के सेशन को, बस 5-7 मिनट और ले रहा हूं। मतलब अगर इनको बेस से रिएक्शन करवा दो, ठीक है, कर ही लेते हैं वो भी। आखिरी स्टेप में हम लोग जा रहे हैं आज के सेशन में। मैंने सोचा था कि एक दिन में हो जाएगा एक लेक्चर में अगर करता हूं तो, बट फास्फोरस केलोट्रॉप्स में हमने थोड़ा टाइम दे दिया, और टॉटोमेरिज्म को मेरे दिमाग में पहले था चलो यार लिख दूंगा बस, मोनो डायबेसिक, ट्राइबेसिक, मोनोबेसिक, बट पढ़ाते समय लगा कि नहीं, एक्सप्लेन कर देना चाहिए थोड़ा सा आर्सेनिक वाली चीजें, अदरवाइज शायद आप नहीं समझ पाते, क्योंकि बहुत लोगों को रटा हुआ रहता है ना कि H3PO3 मोनोबेसिक होता है, H3PO3 डायबेसिक होता है, H3PO4 ट्राइबेसिक होता है, बस रटा हुआ रहता है और स्ट्रक्चर उसी रटे हुए के बेसिस पे लिख देते हैं लोग, उसका लॉजिक उन्हें समझ में नहीं आता है। तो एक तो मेरे दिमाग में था कि चलो लॉजिक भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेकंड मेरे दिमाग में था यार आर्सेनिक का सवाल अगर कभी पूछ दिया गया तो लोग नहीं कर पाते हैं सॉल्व, फिर पल्ले नहीं पड़ता आर्सेनिक वाला, और उसके पीछे का रीजन यही है, वो टॉटोमेरिज्म को वहां लिंक नहीं कर पाता कि यहाँ टॉटोमेरिज्म क्यों फेवरेबल नहीं हुआ।
तो ये नेक काम बस हमने इसलिए किया क्योंकि आप लोग बहुत मन से पढ़ाई करते हैं, दिल लगा के पढ़ाई करते हैं, तो हम भी दिल लगा के कभी कभी पढ़ा लिया करते हैं। अच्छा लगता है आप लोगों को पढ़ाने में। आप लोगों को तो जबरदस्ती लगता होगा सर घसीटे जा रहे हैं हम लोगों को, पता नहीं कब मुक्ति देंगे। आइए, अगर मैं ये बात करूं, क्या आप NaOH प्लस H3PO4 का रिएक्शन कराएं, ठीक है, तो चूंकि वो ट्राइबेसिक एसिड है तो स्टेप बाय स्टेप H प्लस रिलीज करेगा। तो अच्छा नहीं सर, खाना खाना था इसलिए पूछ रहा था कि मुझे भी भूख लगी बहुत जोर की। हाँ, हम कौन सा सुपरमैन है कि खाएंगे नहीं, बताइए। तो स्टेप बाय स्टेप H प्लस रिलीज करते हैं, एक H प्लस रिलीज करते हैं हम, तो क्या बन जाएगा NaH2PO4। आप समझ रहे ना, ये अभी भी एसिड सॉल्ट है। एसिड सॉल्ट मतलब ये अभी आप इसमें बेस डाले तो ये फिर रिएक्ट कर जाएगा, सही है, एसिड सॉल्ट। बेस डाले तो चलो लिख ही देता हूं यहां पे, अगर आप बेस डाले तो फिर रिएक्ट करेगा, ये करेगा ना, फिर रिएक्शन हो जाएगा क्योंकि अभी उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। अब अगला स्टेप में क्या बनाएगा, एक और H प्लस हटाएगा, तो HPO4, अब यहां 2 माइनस आएगा, अभी भी ये एसिड सॉल्ट है। आप समझ रहे हैं, फिर से ये एसिड सॉल्ट है, क्यों, अभी भी एक हाइड्रोजन इसके पास हटने लायक, मतलब यहां भी NaOH डालोगे तो रिएक्शन करेगा, ये भी होगा ना, और Na3PO4। अब ये नॉर्मल सॉल्ट हो गया, अब ये एसिड सॉल्ट नहीं है। लेकिन वहीं पर अगर आप NaOH प्लस क्या कराएं, H3PO3 कराएं, तो आप क्या सब प्रोडक्ट बना सकते हैं। पहला प्रोडक्ट एक H प्लस रिलीज कराए तो NaH2PO3 एसिड सॉल्ट है, आप समझ सकते हैं। अभी ये एक H प्लस और रिलीज कर सकता है क्योंकि डायबेसिक एसिड है H3PO3। अगले स्टेप में Na2HPO3 आएगा, एक H प्लस और रिलीज किया तो एनायन पर 2 माइनस आ गया। क्या अब ये एसिड सॉल्ट है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, अब ये नहीं रिलीज कर सकता, आप समझ चुके होंगे, ये अब नॉर्मल सॉल्ट है, ये अब नॉर्मल सॉल्ट है, आपको क्लियर हो चुका होगा। तो इसी तरीके से अगर मैं NaOH प्लस बना लू H3PO2, तो चूंकि ये मोनोबेसिक एसिड है तो पहला एसिड तो रिलीज कर देगा, NaH2 हो जाएगा लोग, H2PO2। अब ये एसिड सॉल्ट है कि नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो अब H प्लस रिलीज नहीं कर सकता, उम्मीद अच्छे से समझ रहे होंगे, ये नॉर्मल सॉल्ट। मतलब अगर कोई यहां से ये फॉर्मूला लिखता है एक और हाइड्रोजन हटा के Na2HPO2, तो आप बोलेंगे ये डज नॉट एग्जिस्ट, समझ रहे ना। या ये अगर फॉर्मूला लिखता है Na3PO2, तो आप बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, ये सब फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपसे कई बार एसिड सॉल्ट के क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन एसिड सॉल्ट है, ये एसिड सॉल्ट है, ये एसिड सॉल्ट है नहीं, लेकिन ये एसिड सॉल्ट नहीं है। तो कई बार आपसे पूछा जाता है इनमें से कौन एसिड सॉल्ट है, कौन एसिड सॉल्ट नहीं है। ये भी लगे हाथ हमने क्लियर कर दिया यहां पर मामला। तो आज के इस लेक्चर में इतना पे ही हम लोग रहने दें फास्फोरस सीरीज के एसिड स्ट्रक्चर में, इससे आगे आज नहीं जा पाते हैं। और एक बार आप सब लोगों ने तो जो बताया, पर्टिकुलरली मैं मुकेश से जानना चाहूंगा। मुकेश जी बताइए, आपको सारी चीजें अच्छे से क्लैरिटी से समझ में आई या नहीं। आपसे थोड़ा मेरा विशेष लगाव है, आपको पढ़ाने में बड़ा मजा आता है मुझे, तो एक बार मुकेश जी बताएंगे कि अच्छे से क्लैरिटी से आपको मुकेश सब कुछ क्लियर हुआ या नहीं। आज के लिए बाकी इतना ही रखूंगा और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने आज का सेशन जम के एंजॉय किया। अगले सेशन में हम लोग फास्फोरस के जो बाकी पार्ट इसमें रह गए एसिड स्ट्रक्चर, एक लेक्चर और जाएगा, फिर हम लोग वो डिस्कस करते हैं, ठीक है।
तो एक बार मुकेश जी बताएं, और आप सबों को बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।